वो वीडियो विजिबल है कि नहीं है? ठीक है, स्क्रीन विजिबल है, आवाज सही आ रही है? चलो विधि मान्य, थोड़ी सी टेंशन, ठीक है। फिर से विधि निकला मुंह से, मेघा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में देखो क्या होता है इसमें। द इडियस ट्रिक टू रिमेंबर ऑल द लॉज ऑफ मोशन इज मेंशन इन द वीडियो। छोड़ो उसको, ठीक है। हमें सिर्फ ये देखना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड और रेजिस्ट टू चेंज द स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। मतलब क्या हुआ देखो इसका सीधा सीधा मतलब बताता हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर तब तक रखा रहेगा जब तक आप इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करते हो, ठीक है। और अगर देखो अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो मास होगा, इसकी खुद की एक फोर्स लग रही होगी mg, तो अब भी ये मूव क्यों नहीं कर रहा डाउनवर्ड डायरेक्शन में? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए अभी भी मूव नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज इसके रिएक्शन में हम एक फोर्स लगवा लेते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट रिएक्शन फोर्स, ठीक है। और ये फोर्स की वजह से हमें क्या पता चलता है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो हम अगर ये जो फोर्सेज है हमारी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और mg, ये दोनों आपस में बैलेंस फोर्सेज हैं। बैलेंस फोर्सेज का सम क्या होता है? जीरो होता है, ओके ना। तो हम ये बोलेंगे कि ये ब्लॉक क्यों मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि पहली बात तो हमने इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई है, ठीक है। और दूसरी बात, जो भी इस पे फोर्सेस अभी प्रेजेंट हैं वो सारी फोर्सेस बैलेंस फोर्सेस हैं, उनका जो सम है वो जीरो है, ओके। सो पहली बात तो ये थी। अच्छा, कमाल की बात ये है कि आप खुद बताना कि जैसे कि आप मान लो आपने घर में, आपके घर में फर्श होगा, है ना, फर्श होगा यानी कि जमीन, तो उस पे आपने एक बॉल को रोल करा दिया हल्का सा, बहुत कम वेलोसिटी के साथ। अब आप खुद बताओ कि हमने अभी भी न्यूटन्स लॉ में ये पढ़ा है कि भाई अगर हम क्या कहते हैं किसी भी चीज को मोशन में डाल दें तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उसे कोई अपोज करने वाला नहीं आता, ऑब्स्टिकल, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा कि कोई भी चीज रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते उसे चलाने के लिए। सही बात है ना, यही चीज तो पढ़ी दोनों। तो आप ये बताओ कि जब आप अपने घर में कोई बॉल वगैरह रोल कराते हो तो वो थोड़ी देर बाद खुद खुद क्यों रुक जाती है? कमान कोई बताएगा मुझे? कमान कौन बताएगा? चलो बताओ, तीन लोग बैठे हो आप। हम्म। कम ऑन, हमने अभी अभी लॉज ऑफ मोशन में ये पढ़ा कि कोई भी चीज अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई फोर्स ना लगाएं। और इसका उल्टा भी ट्रू है। उल्टा क्या मीन्स के अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो अपनी गति से सेम स्पीड से चलता रहेगा जब तक कोई ऑब्स्टिकल उसको ना रोके या फिर हम उसको किसी फोर्स के द्वारा ना रोके। एक सेकंड रुकना बेटा, कोई है गेट पर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो, आर यू देयर ऑल? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड विधि। मेघा यार प्लीज ये यूजर नेम चेंज करो, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि हमारे पास, हमने अभी भी न्यूटन लॉ में पढ़ा पहले लॉ में कि हमारी जो ऑब्जेक्ट होगा वो रेस्ट पर ही रहेगा अगर हम उसको कोई फोर्स एक्ट करा के उसको मूव नहीं कराते हैं तो, ठीक है। पहला लॉ यही था। और इसका उल्टा भी ट्रू होगा। उल्टा क्या ट्रू होगा इसका कि भाई अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उसको कोई ऑब्स्टिकल ना रोके, ओके। तो घर पे ऐसा क्यों होता है कि जब मैं कोई चीज क्या कहते हैं ऐसे फेंक देता हूँ तो यार वो चीज अपने आप ही रुक जाती है, यानी कि बॉल को अगर मैं रोल कराता हूँ तो वो थोड़ी देर बाद खुद ही रुक जाती है बिना किसी ऑब्स्टिकल के। ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई बताएगा? कम ऑन। ओके, क्योंकि वो प्लेन सरफेस पे था और ज्यादा देर तक वो अपने आप चल नहीं सकता। ओके, दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन, कोई बात नहीं, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, कम ऑन बोलो। ग्रेविटी, ओके। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। मेघा, ट्राई करो, कम ऑन ट्राई करो, देखो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा ऐसे, है ना, कुछ भी ट्राई करो। मेघा, ओके चलो ये भी सही है ये अच्छा ट्राई था। कोई बात नहीं, ठीक है। देखो क्या होता है कि ये जो बेटा लॉस बने हुए हैं ना, आप आपको एक स्टैंडर्ड चीज बता देता हूँ
कि ये जो भी न्यूटन्स के लॉ हमारे पास 3 और 4 बने हुए हैं, 3 ही है वैसे तो, 4 नहीं है। तो ये 3 लॉ हैं, ये वैलिड हैं वैक्यूम के लिए, ठीक है? वैक्यूम के लिए ही क्यों वैलिड है? हमारे पास जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, हमारे पास एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर है, उसमें एयर है, एयर पार्टिकल्स हैं, रेजिस्टेंस है बहुत सारा, ठीक है? मतलब अगर कोई चीज चल रही है तो उसको रोकने के लिए काफी सारी चीजें हैं। एटमॉस्फेयर में तो बहुत गैसेस प्रेजेंट होती हैं, है ना, जो कि अपने अपनी फोर्सेस लगाती हैं एक चीज को रोकने के लिए, ठीक है? तो जैसे कि मान लो आप एक बॉल रोल कराते हो, ठीक है? तो उसके ऊपर जिस सरफेस पर हम रोल करा रहे होते हैं, है ना, उस पर भी तो फ्रिक्शन प्रेजेंट है ना। मतलब अगर ये बॉल आगे बढ़ेगी तो उसको रोकने के लिए हमारा सरफेस फ्रिक्शन लगाएगा, अपोज करेगा इसको, ठीक है? प्लस इसके पास जो हमारे हवा में जो प्रेजेंट एयर पार्टिकल्स होंगे, वो भी इसको रोकने की कोशिश करेंगे, है ना? तो उनका लॉ सही है, बस हमारा मीडियम गलत है। जिस मीडियम में हम वर्क कर रहे हैं वो एयर मीडियम है, ओके? बट अगर यही सारे केसेस आप वैक्यूम में लगा के देखो, यानी कि स्पेस में लगा के देखो, तो वो बिल्कुल सही बैठेंगे। जैसे कि हमारी एक ग्रेविटी नाम की मूवी है, उसमें भी यही हुआ था। उस बेचारे का स्पेस शटल फट गया था, ठीक है? और एस्ट्रोनॉट का स्पेस शटल फटने के बाद क्या होता है कि वो काफी फोर्स से दूसरी तरफ उड़ गया अपने सूट के साथ, ठीक है? और उसके बेचारे के पास फ्यूल वगैरह कुछ नहीं था, तो वो बेचारा अनंत काल तक चलता चला गया, मतलब काफी टाइम तक, जब तक उसे किसी और ने रोक नहीं दिया। वो उसका जो बेचारे का वो था वेलोसिटी, वो सेम रही और वो आगे की तरफ बढ़ता ही चला गया, वो रुका नहीं। क्योंकि न्यूटन का लॉ है कि अगर कोई चीज चल रही है तो उसको उसी स्पीड से चलते रहना होगा जब तक कोई और चीज उसको रोके ना। तो स्पेस में बहुत मुश्किल होता है कि एक चीज को रोकना और एक चीज को चलाना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है? तो हम बस मीडियम गलत ले रहे थे अभी तक। जो सारी चीजें हम कंसिडर कर रहे हैं वो हमारी एयर मीडियम के लिए है, ठीक है? जिसमें फ्रिक्शन वगैरह और बहुत सारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स लगते हैं, जिससे हमारी चीज रुक जाती है, ओके? तो इसलिए बस यही हो रहा था। तो वैक्यूम मीडियम में अगर आप ये सारी चीजें करके देखोगे तो आपको ये सारी चीजें वैलिड लगेंगी, ठीक है? वैक्यूम में अगर कोई चीज रखी है तो वो रखी रहेगी, मूव नहीं करेगी। और अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसको रोकना मुश्किल है जब तक कोई ऑब्स्टिकल सामने ना आए, ओके? जैसे आप किसी ने मॉम मूवी देखी है? मॉम मूवी नहीं, वो मार्स ऑर्बिटल मिशन वाली, देखी है ना? तो उसमें आप देखा होगा कि मतलब वो बताते हैं कि हमारा जो ऑर्बिट होता है, वो हमारा ऑर्बिट कुछ ऐसे वर्क करता है कि हम उसको इस पॉइंट पर आकर थोड़ी सी स्पीड देंगे, हल्की सी स्पीड देंगे, एंड देन वो मूव करता रहेगा अपने पर्टिकुलर ऑर्बिटर में। तो वो ये क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल है ही नहीं इसे रोकने वाला, है ना? तो वो बस सिंपल सा न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो करता है एंड देन मूव करता रहता है, ओके? एंड देन यहाँ पर फिर से हम थोड़ी सी स्पीड अप कर देंगे, इसको बूस्ट दे देंगे, एंड देन फिर वो मूव करता रहेगा, ठीक है? तो यही होता है, सही है? क्लियर है ये वाला? ओके, ग्रेट, ठीक है। तो अब जरा ये लैंग्वेज पढ़ लेते हैं जो उन्होंने लिखी हुई है इतनी सारी। हाँ, इसमें भी काफी सारी चीजें होंगी। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। देखो जरा, ये सीधी सी बात है कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया तो आपने कभी सुना होगा काफी जगह पर, इनर्शिया क्या होता है ना? चलो, कोई एक्सप्लेन कर सकता है इनर्शिया क्या है? कम ऑन, क्या ये कोई फोर्स है या किसी चीज का वजन है? कम ऑन, देखो, ट्राई करो, ऐसी चीजें अच्छे से समझ में आती हैं जब हम कुछ सोचते हैं ना, और उसको फिर हम बताने की कोशिश करते हैं, फिर हमारा आंसर गलत निकलता है, देन हमको पता चलता है कि अरे ये वाला सही आंसर था और वो इसलिए सही था। तो उससे हमें अच्छी चीज पता चलती है, ठीक है? ट्राई करो, कम ऑन। ओके, वेट, अच्छा एग्जांपल है, बढ़िया। और कोई? हम्म, ओके, ओके, वेरी गुड। हाँ, प्रॉपर्टी, ओके, वेरी गुड। और मेघा, कुछ भी ट्राई करो, आई डोंट नो बोल दो, बस बोल दो, ठीक है? कम ऑन, ट्राई करो। यूनिफॉर्म मोशन, ओके। ओके, चलो तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? अब आप देखना कि आप कहाँ कहाँ पर सही थे, कहाँ कहाँ पर गलत थे, ठीक है? खुद ही देख लेना। सो क्या होता है, देखो, हम किसी चीज को मान लो, जैसे कि हम बात करें कि एक हमारी ट्रेन है, ओके? एक ट्रेन है, अच्छी भली ट्रेन, और ये हो गया हमारा कांच का, और ये पीछे से आ रही थी, बढ़िया, छोटी सी बनाई है, बस बस ही कह देता तो अच्छा रहता वैसे, ठीक है? तो ये हमारी बस ही है यार ये, ठीक है? अब ज्यादा सोचो मत, तुम लोग तो ताने देने लगोगे थोड़ी देर बाद, ठीक है? तो ये हमारी बस है, और हमारी बस को क्या हो रहा था, ये अच्छी भली खड़ी हुई थी, ठीक है? अब आप खुद बताओ कि अगर कोई बंदा आए, हम्म, और इसको धकेलने की कोशिश करे, तो उसे कितनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ना? सही बात है ना?
तो इसका जो तो इसको जो मतलब इसका जो रेस्ट वाली चीज है ना, इसको रेस्ट में रोके रखने के लिए जो चीज यूज हो रही है वो पर्टिकुलरली इसका मास यूज हो रहा है। सही बात है। तो क्या नाम, मान्या ने सही बोला कि इसकी जो प्रॉपर्टी है मास की वजह से जो इसकी प्रॉपर्टी है जो इसको रेस्ट में रखने की कोशिश कर रही है, उसी चीज को हम इनर्शिया बोलते हैं। ओके। जैसे कि हमने इसका एग्जांपल बताता हूँ। हम आपने शायद देखा हो कहीं पर, जो हमारे गद्दे वगैरह होते हैं, ठीक है, उनमें जब धूल भर जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको स्टिक्स से मारते हैं। ठीक है। ध्यान से सुनना। बड़ी बड़ी लंबी लंबी स्टिक्स होती हैं और हम पूरे गद्दे को, पूरे कंबल वगैरह को जिसमें धूल भर जाती है, हम उसे स्टिक्स से मारते हैं। क्यों मारते हैं? जिससे कि जब हम उसे स्टिक से मारेंगे, ठीक है, तो जो उसके पार्टिकल थे वो रिमेन रहने की कोशिश करेंगे रेस्ट में। ठीक है। पर हमारा जो कंबल है या जो भी गद्दा है वो डाउन नीचे की साइड हो जाएगा स्टिक के मारने की वजह से, है, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा ना मारते ही। पर जो पार्टिकल्स हैं वो उसके हवा में ही रह जाएंगे, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि हम हवा में ही रहें। तो क्योंकि इनका इनर्शिया, इनका मास बहुत कम है, हम बोलते हैं कि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। ओके, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के, और इनर्शिया कोई ऐसा खास फॉर्मूला नहीं है, ये बस एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। सो ना ये वेक्टर होती है ना ये स्केलर होती है। ठीक है ना। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जो कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आपका जितना ज्यादा मास होगा, आप उतने ज्यादा अपने रेस्ट और अपने मूविंग स्टेट में रहने की कोशिश करोगे। जैसे कि ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन अगर चल रही है तो भाई साहब उसे रोकना बहुत मुश्किल है ना, जब तक उसके खुद के ब्रेक अप्लाई नहीं होते, और ब्रेक अप्लाई होने के बाद भी वो काफी देर तक चलती रहती है। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, उसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है इस चीज की। ओके, क्लियर है? ओके, मेगा मान्य क्लियर? ओके, वेरी गुड। ये बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है दिल को ना, कि हाँ भाई बोल रहा है कोई। ठीक है। तो देखो जरा, इनर्शिया का मतलब इन्होंने लिख दिया है हिंदी में। अ बॉडी एट रेस्ट टेंड टू रिमेन एट रेस्ट। हाँ, सही बात है। अ बॉडी इन मोशन टेंड्स टू रिमेन इन मोशन। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम इनर्शिया बोलते हैं। सही है। एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया, व्हेन वी स्लीप वी जस्ट वांट टू कीप स्लीपिंग। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल है। अंटिल मम्मी और पापा टू स्कोल्ड अस। ठीक है, जब तक वो हमें डांटते नहीं है, हम सोते हैं तो सोने की कोशिश करते रहते हैं। दैट इज वाई दे अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। सही बात है। ठीक है ना। तो ये हमारे हमारे यहाँ तो कुछ उल्टा ही हिसाब होता है। जब हम सोते हैं तो हमारे घर वाले बोलते हैं कि उठ जा नहीं तो पानी डाल दूंगा। तो बस वही है, फिर उठना पड़ता है, अफसोस। ठीक है। तो बट व्हेन वी आर आवर फ्रेंड्स हाउस, हाँ ये तो आप समझ ही गए होंगे, जब हम अपने फ्रेंड के यहाँ होते हैं तो हम खेलते ही रहते हैं, और जब तक हमारे मम्मी पापा रोक ना ले। ठीक है। अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स कौन हो गई? हमारे मम्मी पापा हो गए फिलहाल तो। अच्छा, अब उससे पहले जरा मोमेंटम देख लो। मोमेंटम जरा बाद में बताएंगे, पहले क्या कहते हैं, हाँ समझ लो यार, चलो छोड़ गए, सेकंड लॉ में आएगा ना। ठीक है, तो मोमेंटम देखते हैं क्या होता है। अब इसको ऐसे समझाते हैं जरा थोड़ा सा। हाँ, तो मोमेंटम क्या हुआ? अब हमने मास के बारे में पढ़ लिया, इनर्शिया के बारे में पढ़ लिया, है ना। अब बात करेंगे सीधा मूविंग ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, अब हम रेस्ट की बात नहीं कर रहे। ओके ना। हम सीधा बात करेंगे मूविंग ऑब्जेक्ट्स की। अब हम ऐसे बात करेंगे, जैसे मान लो कि भाई ये वाला बंदा खड़ा हुआ था, ठीक है, एंड ये वाला बंदा था, इन दोनों में लड़ाई हो गई और इस बंदे ने उठा के इसके एक गाल पे रखा बहुत जोर से। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इसकी जो तेज लगने की वजह क्या हो सकती है? पहली बात कि भाई जो हाथ था वो 2.5 किलो का था, है ना, यानी मतलब जो हाथ था वो बहुत ज्यादा भारी था। पहला रीजन तो ये हो सकता है कि हाँ मम्मी उसने मेरे बहुत तेज मार दिया। तो पहला रीजन क्या हो सकता है? मम्मी इसका हाथ भी इतना बड़ा है ना। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? मम्मी इसने बहुत जोर से वेलोसिटी से मारा था, है ना, बहुत तेज इसने हाथ घुमा के मारा था, इसलिए मेरे तेज लग गया। मे बी उसका वजन कम हो, लेकिन अगर कम वजन होता और वेलोसिटी तेज होगी थी, है ना, तब भी उसके तेज पड़ता। और अगर वजन ज्यादा होता, वेलोसिटी कम भी होती, तब भी उसके तेज पड़ता। तो दोनों केसेस में तेज पड़ने के लिए रीजन क्या है? मास और वेलोसिटी, दो रीजन है ना। तो देखो ये क्या होता है, ये हमारा इम्पैक्ट होता है। ठीक है। मोमेंटम इज द इम्पैक्ट ऑफ अटैकिंग, और वी गॉट मतलब से अटैक्ड बाय समथिंग। सो ये हमारा इम्पैक्ट होता है कि हमारे पास क्या असर पड़ेगा। ठीक है, और कितना असर पड़ेगा। तो जैसे हम एक्चुअली, ये थप्पड़ पड़ तो चलो मजाक की बातें हैं, मेनली हम बात करते हैं किसी प्लानट और एस्ट्रॉइड्स के टकराने की। तो क्या मोमेंटम होगा, वो सब कुछ डिफाइन करते हैं उनके मास, ठीक है, और उनकी वेलोसिटीज जिससे वो टकराए हैं। ठीक है ना। क्लियर है ना। तो जैसे कि मान लो ये वाला, अब हमारा मास 1 था, मास 1 बहुत ज्यादा है, मास 2 बहुत कम है, और मास 2 की वेलोसिटी भी बहुत कम है ना, और V1 बहुत ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो होगा वो इसके तेज पड़ेगा। ठीक है ना। ऐसे मानो इनमें जो कोलिजन होगा वो इसकी वजह से ज्यादा होगा, इस बड़े वाले की वजह से, है ना। और अगर मैं बात करता, मान लो ये बड़ा वाला है, ये मास है, और इसकी वेलोसिटी बिल्कुल लो है, बहुत कम वेलोसिटी है इसकी, है ना, और ये छोटा सा है। जैसे कि ये छोटे से की बात हो रही है बुलेट, जैसे बुलेट होती है हमारी गन्स में, वो बहुत छोटी होती है और ज्यादा भारी भी नहीं होती,
लेकिन उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा तेज होती है, इसलिए वो शरीर को चीरते हुए निकल जाती है ना? तो बस यही वाला एग्जांपल है, इसमें हमारे पास मास बहुत कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये कौन सी तेज पड़ेगी? ये वाली की वजह से हमारा इम्पैक्ट होगा और ये शायद मे भी छेद करते हुए निकल जाए इसको। ठीक है, तो क्लियर है? तो मोमेंटम क्या होता है? हमारा जस्ट इम्पैक्ट होता है ऑफ अटैक एंड समथिंग। ठीक है, जब हम किसी चीज़ के अटैक में आ जाते हैं तो वो जो इम्पैक्ट होता है वो हमारा मोमेंटम होता है। क्लियर है? ओके, माने क्लियर? ओके, अब सेकंड लॉ देखते हैं। मोमेंटम आपको समझ में आ गया? देखो मोमेंटम क्या होता है हमारा, मैंने बता दिया, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो मास की हमारी यूनिट हो जाती है केजी, ठीक है, और वेलोसिटी की यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम है वेलोसिटी, तो डी अपॉन टी है, तो ये होगी मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड इसकी वो होती है यूनिट। इसको किसी और पर्टिकुलर यूनिट में हम नाम नहीं देते हैं, बस केजी मीटर पर सेकंड। ओके, अब न्यूटन का सेकंड लॉ आता है। ठीक है, इससे पहले जरा मैं आपको चेंज के बारे में बता दूं। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो मतलब ये होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो उससे पहले हमें रेट ऑफ चेंज समझना पड़ेगा क्या होता है ना? तो देखो बेटा, ये बता, आवाज अटक रही है क्या? बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है? हाँ, मेगा मान्य है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है बेटा। ओके, पंकज ट्राई टू रिजॉइन बेटा। अरे बड़ी जल्दी, इतनी आफत है भाई लीव करने की। आ जाओ, कोई बात नहीं, जल्दी आया बस अभी। बेटा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा, समझ में आ रहा है ना अभी तक? ओके, आ गया पंकज, आ गया। आवाज ठीक आ रही है पंकज? ओके ग्रेट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम न्यूटन सेकंड लॉ की बात कर रहे थे और मैंने ये बोला था कि इसमें लिखा रहा है सामने, इसमें साफ साफ लिखा रहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो पहली बात, जो मोमेंटम हमने अभी पे पढ़ा है ना बेटा, वो लीनियर है, उसको रोटेशन की तरह मत अप्लाई करना, बस ये लीनियर के लिए ही है। जब भी कोई चीज लीनियरली हिट करेगी एक दूसरी चीज को तब होगा। ओके, सो यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जरा देखते हैं रेट ऑफ चेंज क्या होता है। देखो जरा, अम, हमारा रूम था, ठीक है, और हमारा रूम अच्छा खासा भला रखा हुआ था। मम्मी सुबह सुबह सब सफाई वगैरह करके गई थी, ठीक है, और सफाई करने के बाद मम्मी जो है हमारी मार्केट चली गई थी, मार्केट। ओके, कौन गए? मम्मी। मम्मी कहाँ गई थी? मार्केट। सब कुछ रूम वगैरह बिल्कुल बढ़िया साफ सुथरा सेट करके। अब अचानक से क्या होता है, मम्मी शाम को आती है, ठीक है, ध्यान से सुनना। मम्मी गई थी 12 बजे, मम्मी सुबह 12 बजे गई थी, शाम को 6 बजे वापस आई। 6 बजे वापस आके देखा, ओफो रूम का तो बुरा हाल हो रखा है, इतने कपड़े और पता नहीं क्या खाने वाने की चीजें सब फैला रखा था तुमने, ठीक है। तुमने, ठीक है, मैं साफ रखता हूँ अपना रूम, तो तुमने सब फैला रखा था, बहुत बेकार कर रखा था पूरा रूम, ठीक है, बहुत गंदा। तो अब क्या होता है, 12 बजे से 6 बजे के बीच में 6 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। 6 घंटे पहले रूम कैसा था? मान लेते हैं इसकी कंडीशन हो गई C1, है ना, और जो हमारा 6 बजे के मतलब 6 घंटे बाद हमारा रूम था C2 कंडीशन में। तो बेटा जो भी चीज हमारी टाइम पे डिपेंड करती है, देखो जरा, अगर आप 12 बजे जाके 12 बजे ही वापस आ जाते, ठीक है, तो मे बी आपको रूम ऐसा ही मिलता जैसे आप थे यहाँ पे पहले, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज के टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज को। ओके, किसी भी चीज के चेंज को टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब अगर किसी का मोमेंटम P2 था, T1, सॉरी, एक मिनट रुको, स्टार्टिंग में P1 हमारा मोमेंटम था, और मतलब मास इनटू वेलोसिटी हमारी कुछ ऐसा था, ठीक है, P1 T1 टाइम पर, और P2 टाइम पर हमारा मास और वेलोसिटी कुछ और हो गया T2 टाइम पर। तो हमारा क्या हो गया देखो, T1 टाइम पर P1 है, T2 टाइम पर P2 है। तो अब हमें इनका चेंज निकालना है, ठीक है, P2 माइनस P1, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, T2 माइनस T1। तो ये जो आप नीचे जो देख रहे हो ना बेटा, किसी भी चीज को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं या फिर उसके चेंज को टाइम से डिवाइड करते हैं, तो हम उसे रेट बोलते हैं, ठीक है, रेट ऑफ चेंज। जैसे कि वेलोसिटी है, तो वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस का चेंज होना, D2 माइनस D1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये हम क्या कर रहे हैं? रेट कर रहे हैं चेंज किसका? डिस्टेंस का, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। जब भी हम किसी चीज के को डिवाइड करेंगे टाइम के चेंज से, तो हम उसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, तो वो होता है हमारा
v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 मीन्स क्या हुआ ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सही है, हम किसी चीज के चेंज की बात कर रहे हैं, वो भी टाइम के चेंज के साथ। क्लियर हो गया इतना, जल्दी बताओ। ओके, बाकी दोनों आप लोग भी। ओके ग्रेट मान्या, आर यू देयर? ओके ओके, हाँ नेटवर्क थोड़ा सा वीक आ रहा है आपका, आई थिंक माइक ऑफ दिख रहा है फिर भी आवाज आ रही है। चलो सही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, देखो जरा, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब हो गया मोमेंटम का चेंज, मतलब p2 माइनस p1 विद रिस्पेक्ट टू t2 माइनस t1। सही है, अब देखो जब हम चेंज लिखते हैं ना किसी चीज को, तो बेटा हम इसको डेल्टा से डिफाइन करते हैं, डेल्टा p। ठीक है, जैसे कि हम दो चेंज की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज के दो चेंज की, तो हम उसको डेल्टा p, डेल्टा लिखते हैं उसके आगे, मतलब इसका होता है चेंज हो गया ये। ऐसे ही हम नीचे भी लिख सकते हैं डेल्टा t। क्लियर है ना अभी तक तो? हाँ, तो हम तो सिर्फ इसको मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, जब भी किसी चीज का चेंज होगा तो हम उसको लिखेंगे डेल्टा। तो ऐसे ही हमने डेल्टा पी लिख दिया, ऐसे ही हमने डेल्टा टी लिख दिया। अच्छा, अब क्या होता है कि जब भी हम बहुत छोटे चेंज की बात करते हैं, तो इस डेल्टा को भी हम चेंज कर लेते हैं और उसको हम लिखते हैं डी। ठीक है, ऐसे वाला डी या फिर ऐसे वाला डी, कुछ भी बना सकते हो। तो हम फिलहाल लिख देते हैं इसको डी पी अपॉन डी टी। ठीक है ना? तो अब ये भी सोच लेना आप कि किसी भी चीज के आगे अगर ऐसा लिखा हुआ है, मेगा लेफ्ट पी, ठीक है, या फिर किसी भी चीज के आगे लिखा हुआ है डी अपॉन डी टी पी, है ना? तो ये चीज दर्शाती है कि हम किस चीज का रेट ऑफ चेंज कर रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज तो ये हो गया ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे कुछ और लिखा होता डी अपॉन डी टी ऑफ वी, तो ये हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? ओके बढ़िया, माने आवाज आ रही है ना? शायद आ रही। ओके ओके ठीक है। मेघा कहाँ गई बेचारी, रह जाएगा यार उसका। हम्म सो ये हो गया हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई हम कैसे लिखने वाले हैं मोमेंटम को, है ना? मोमेंटम को ऐसे ले लेंगे p2 माइनस p1 अपॉन t2 माइनस t1, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। मेघा आ गई क्या? हाँ, तो मेघा हमने ये बताया था कि जब हम किसी चीज को जैसे कि रेट ऑफ चेंज में लिख रहे थे ना, तो हम इसको लिख रहे थे p2 माइनस p1 अपॉन t2 माइनस t1, है ना? तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। क्लियर है? और क्योंकि हम बहुत छोटे चेंज की बात करते हैं कभी कभी मैथमेटिक्स और फिजिक्स में, तो ये जो छोटा वाला चेंज होता है ना, उसको हम डी से डिफाइन करते हैं, डी पी अपॉन डी टी। क्लियर है अभी तक तो, है ना? अब बस इसमें एक चीज और समझ लेना कि अब इस चीज को ध्यान से देखो, किसी भी चीज के आगे अगर मैं ये लगा दूं या फिर मैं ये लगा दूं, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी आ गई हमारी, कोई सी भी क्वांटिटी, ठीक है, तो हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वांटिटी की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ओके, तो ये तो हो गया रेट ऑफ चेंज की बात। अब डेफिनेशन में लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द, अबे पेन कहाँ गया, इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो जरा ध्यान से, क्या हुआ, इन्होंने बोला कि, एक सेकंड, भाभी नहीं आई क्या? अच्छा, शिट यार, एक सेकंड रुकना बेटा। हाँ मैं खा लूंगा। और इनसे कहना जरा शोर कम मचाए और डिम्पी को चुप कराएं, और इससे डिम्पी को चुप करेगी भाई जरा, 10-12 मिनट की क्लास रह गई। उफ, कितनी दिक्कतें हैं घर में।
बच्चों को परेशान होना पड़ता है मेरे लिए, बार बार सच उठ के चले जाते हैं पता नहीं कहाँ पे। ओके, आर यू देयर ऑल तीनों? ओके, मेगा भी। हम्म। अरे यार अच्छा, रह जाएगा उसकी वजह से तो अभी दोबारा रिपीट किया था। चलो कोई नहीं, मे भी आ जाए, 10 मिनट की क्लास रहेगी, वो वीडियो भी देख सकती है बाद में। ठीक है, तो हम ये बता रहे थे कि रेट ऑफ चेंज हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, हमने बता दिया था P2 माइनस P1 अपॉन टी हो गया था। तो उस चीज़ को हम देखो क्या लिख देंगे, यहाँ पे ये बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे लोग ये बोल रहे हैं कि फोर्स, ठीक है, अरे वाह आ गई है ना। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, क्लियर है? तो बस ये यही बोल रहे हैं। और अब ध्यान से देखो कि हमारे पास मोमेंटम होता है, हमारा लीनियर मोमेंटम, वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, तो इसको जरा मैं और सॉल्व करूंगा, आगे दोबारा लिख रहा हूँ ऊपर, फोर्स इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ऑफ पी। ओके, सो अब मोमेंटम को क्या बोलते हैं, मोमेंटम को बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ध्यान से सुन रहे हो ना सब लोग, मास इनटू वेलोसिटी। तो अब मास अपॉन ये हो गया डी टी एफ। ठीक है, अब क्या होता है कि अबे यार चुप नहीं होते घर वाले ये। ठीक है, तो हमारे पास जो मास इनटू वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या देखा गया, तो ध्यान से बताओ, अगर आपका मास है ना, अगर आपका 12 बजे जो हमारा रूम में सामान था, उसका मास हमारे पास कुछ था, मान लो 12 kg। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 6 kg, 6 बजे अगर हम आएंगे तब भी तो मास हमारा 12 kg ही रहेगा ना। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मास है बेटा वो कभी चेंज नहीं होता, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी चेंज नहीं होता। ठीक है ना, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास कभी चेंज नहीं होता, तो हम इसको रेट ऑफ चेंज से बाहर निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम लिखेंगे F इज इक्वल्स टू एम इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, अब आपको पता है, मैंने अभी भी बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, बताओ जल्दी बताओ। कम ऑन। हाँ, मास इनटू वेलोसिटी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, बताओ जल्दी से। कम ऑन, टाइम के साथ जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास F इज इक्वल्स टू एम इंटू डी अपॉन डी टी इंटू वी था। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। सही है, मैंने बताया था ना अभी कि V2 माइनस V1 करेंगे और T2 माइनस T1 करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ओके, और आपको पता है कि वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्लियर हो गया कि एक्सेलरेशन कैसे आया? नो सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास F इज इक्वल्स टू एम ए वाला फॉर्मूला आया था। सही है, उन्होंने जो लॉ दिया था, उन्होंने एक्सेलरेशन पे लॉ नहीं दिया था, उन्होंने ये कोई फॉर्मूला डराइव करके नहीं दिखाया था। ठीक है, पर हमें क्या मिला, हमें मिला था ये कहाँ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, ये जो हमारी फोर्स थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। ठीक है, फिर हमने बताया कि यार लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, पर मास तो हमेशा सेम रहता है, किसी भी टाइम की बात करो मास तो हमेशा सेम रहेगा, तो इसलिए हमने इसको रेट ऑफ चेंज से बाहर निकाल दिया, ये डी टी के अंदर था सब कुछ। ठीक है ना, फिर हमने इसको बाहर निकाल दिया, मास इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ वी लिखा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन होता है। तो ऐसे करके हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया F इज इक्वल्स टू एम ए। क्लियर हो गया ये वाला फॉर्मूला? हाँ, न्यूटन सेकंड लॉ आपसे बहुत पूछा जाएगा बेटा। ठीक है, और ध्यान रखना आप लोगों को यही चीज मिले, और ये वाली डेरिवेशन कर लो या फिर जो मैंने बताई वो वाली कर लो, दोनों में ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये देखो इन्होंने कैसे किया है, बताऊं इसको भी। इन्होंने बोला कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम के, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, वही P1 और P2 अपॉन टाइम। ठीक है, इन्होंने टाइम को लिया है, मतलब टाइम को क्यों लिया है बेटा, टाइम को इन्होंने जीरो जीरो से लिया है, मतलब जो हम पहले T1 लिख रहे थे वो इन्होंने जीरो कर दिया, कि अगर मैं टाइम जीरो से स्टार्ट करता हूँ, मान लो कोई काम हो रहा है और अब मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट की है, तो टाइम जीरो होगा ना वहाँ पे, एंड देन जो भी टाइम बचेगा वो टी बचेगा, है ना, अगला वाला टाइम फाइनल वाला। तो बस वो वही बचा है यहाँ पे, इन्होंने लिखा है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और ये तो जाहिर सी बात है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल ऐसे ही रहेगा,
और नीचे टी फाइनल क्या है, वो टी है, और इनिशियल क्या था 0। तो बस इस वाली चीज को लिखो ना लिखो बराबर ही है, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ पे हो गया। एंड देन इन्होंने क्या किया, m इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाया, v फाइनल माइनस m इंटू वी इनिशियल। आपको पता है कि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो मास आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचा v फाइनल माइनस v इनिशियल। और इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, u बोलते हैं, है ना, ग्रेविटेशनल लॉज वाले में चैप्टर में पढ़ा था। v फाइनल को तो हम v ही बोलते हैं, एंड देन इनिशियल वाली वेलोसिटी को हम u बोलते हैं, ठीक है, अपॉन t। और v माइनस यू अपॉन टी हमारे पास एक इक्वेशन में से निकल के आता है, जिसको हम बोलते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसमें से आप u को उधर ले जाओ तो v माइनस यू हो जाएगा, a को नीचे ले जाओ, t को नीचे ले जाना, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्लियर है। तो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, f इज इक्वल्स टू m इंटू ए। बात वही है, पर मेरा वाला ज्यादा आसान था, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। आपको जो लगता हो आप कंसिडर कर सकते हो। और हाँ, एक बात और ध्यान में रखना बेटा, कि फोर्स जो थी हम अभी तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हम लगा रहे थे, और हमने एम ए फाइंड कर लिया था, ठीक है। क्या होता है बेटा, जब भी किसी चीज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन हटता है तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। अगर मैं इसको इज इक्वल टू में लिखना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। एक मिनट, किसी को आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है ना? ओके ओके, विधि आर यू देयर? मेघा आर यू देयर? नेटवर्क वीक है आई थिंक। चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। सो हमें जब भी एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाना होता है बेटा, तो फिजिक्स में हमारे पास एक कांस्टेंट को लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक के नाम का कांस्टेंट लगा देते हैं, एम ए ऐसे ही रहता है। और इस के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल हमें पाई गई कि ये जो होता है वैक्यूम और लगभग एयर के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो 0.99 समथिंग होता है, बराबर 1 नहीं होता, ठीक है। और वैक्यूम के लिए ये 1 होता है, और एयर के लिए क्या होता है 0.99 समथिंग, तो उसको भी हम 1 ही मान के चलते हैं, क्योंकि हम फिजिक्स में सिंपल चीजों का वर्क कर पाते हैं, ओके ना। तो हम क्या बताएंगे कि एफ इज इक्वल्स टू के इंटू एम ए आ गया था, और के की वैल्यू क्या हुई हमारे मीडियम्स के लिए, वैक्यूम और एयर के लिए हमने 1 मान रखी है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अप्लाइंग द कांस्टेंट के टू रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन होता है ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन होता है, इसको रिमूव करने के लिए हम के लेके आएंगे, और के की जगह हमने 1 रखा है, क्यों? क्योंकि ये हमें एक्सपेरिमेंटल मीडियम से पाया गया, मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखे डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में, और वैक्यूम और एयर के लिए ये 1 पाया गया, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिनिश करते हैं। इम्पल्स और आपका वो रह गया, क्या कहते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड देन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हम कल पढ़ा देंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक का सारी चीजें समझ में आई, बताओ अंदर तक डीप तक, है ना। रेट ऑफ चेंज समझ में आया कि नहीं आया? एफ इजिकल्स टू एम कैसे करना है वो समझ में आ गया, है ना। ओके, विधि जॉइंड अगेन। विधि आर यू देयर? बेचारे का नेट बहुत खराब है आज। चलो फिर अब, अच्छा, हाँ यस सर। चलो कोई नहीं, मैंने अभी एंड कर दिया सेशन, तुम्हारा नेटवर्क भी बार बार दिक्कत दे रहा है ना। तो हम पे पास बस कल पढ़ने के लिए हम पे क्या रह जाता है, हमारे पास मोमेंटम की वो रह जाएगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली एक डेरिवेशन छोटी सी, एंड देन हमारे पास उसके पहले होगा थर्ड लॉ मोशन, ठीक है। वो तो बहुत ईजी है, ओके। तो ये आई थिंक आधा घंटा लेगा मुश्किल से, ठीक है। तो ये हम कल कवर कर लेंगे, ओके, कल या जब भी क्लास लगेगी तब, ओके। थैंक यू सो मच बच्चा।